इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, जो लगाए ना लगे, जो बुझाए ना। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे थे फिर ना जुटे, जुड़े गांठ पड़ी जाए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। महबूब के दीदार, उसकी विरह और उसकी वेदना पर न जाने कितने पन्ने काले किए गए, कितनी हिंदी फिल्में बन गई, कितने गीत लिखे गए, कितने अफसाने रचे गए, लेकिन मोहब्बत शय ऐसी है कि कमबख्त समझ में नहीं आती। दो चार शेर और गीत तो मैंने आपको सुना दिए, जिसका इस फील्ड में कोई लेन देन नहीं है, लेकिन इस प्रेम के साथ एक बेहद जहरीला, तेजाबी और नफरती शब्द पिछले कुछ वर्षों से, कहिए तो एक दो दशक से जुड़ गया है। वो शब्द है लव जिहाद। अब भारत की जो परंपरा है कि हमने शब्दों के साथ इतनी छेड़छाड़ की है, हमने शब्दों को इतना विकृत किया है, उसी का परिणाम यह शब्द भी है। मेरी इससे कभी सहमति नहीं रही, क्योंकि जहां लव रहेगा, प्रेम रहेगा, वहां जिहाद हो ही नहीं सकता, और जहां जिहाद है साहब, वहां प्रेम का क्या करना है। वहां तो बस एक रंगा, एक वस्त्र, काले बोरे में पूरी दुनिया को कैद कर देना है, ये एजेंडा है। लेकिन इस लव जिहाद शब्द की शुरुआत कहां से हुई? वही गॉड्स ओन कंट्री, केरल। उसके बाद एक फिल्म भी आई, द केरल स्टोरी, जिसको हम में से 99.9% लोग द केरला स्टोरी करते हैं। जैसे राम को रामा, आयुर्वेद को आयुर्वेदा, योग को योगा, और अब तो मिश्र जी बेचारे भी मिश्रा हो गए हैं, गुप्त जी गुप्ता हो गए हैं, और ये सब एकदम सहज स्वीकार्य हो गया है। हम भारतीय हीन भावना से इतने अधिक ग्रस्त हैं, हमारा कॉलोनियल माइंडसेट इतना जबरदस्त है। शुक्र है कि मैं, एक तो मेरा उपनाम नहीं है, और अगर कभी गलती से लगाया तो पाठक है, तो पाठका तो नहीं ही करेंगे कोई। आनंद ब्रो, आप भी बच गए हैं, कुमार है, कुमारा अभी तक नहीं हुआ है आपका। बाकी जिन मिश्रा जी, गुप्ता जी, फलाना जी, दिमाका जी के साथ हुआ है, वो लोग समझे। उसी केरल के एक मंत्री हैं, सीपीएम नेता हैं, उनकी बेटी है, वो मुस्लिम लड़की से शादी करना चाहती है। वो पैरों के नीचे, कमर के नीचे पैरालाइज्ड भी है, और अब उसी नेता ने अपनी बेटी को ही घर में गिरफ्तार कर लिया। और जिसने पानी पी पी कर द केरल स्टोरी फिल्म को पोसा था, कहा था कि ये हमारे पवित्र राज्य को बदनाम करने की घटिया हिंदूवादी साजिश है जी, अब वही व्यक्ति लव जिहाद का गुनाह रो रहा है। हिंदुओं की ये गला काट मूर्खता कहाँ रुकेगी एंडी ब्रो? इसके बाद बिहार पर भी आएंगे, बिहार में जो खेल हो गया है, लेकिन ये हिंदुओं की आत्मनाशी, आत्मघाती मूर्खता कहाँ रुकेगी? गलाकाट मूर्खता में सिर्फ इसी पे क्यों रुक जा रहे हैं? इससे थोड़ा ही पहले चलते हैं। बेंगलुरु में एक कॉलेज में एक लड़की को छुरा मार के मार दिया गया था, और वो एक कांग्रेस नेताजी की पुत्री थी, पार्षद महोदय की पुत्री थी। और उसके बाद पार्षद महोदय ने कहना शुरू किया था, कबूलना शुरू किया था, जब बेटी मारी गई उसके बाद कबूलना शुरू किया था कि हाँ, लव जिहाद नाम की कोई चीज हो रही है, कुछ हो रहा है। तो जितने ये लव जिहाद को नकारने वाले तत्व होते हैं, इन सब ने जब स्वयं भुगत लिया। और देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी समझिए कि नैरेटिव पे हिंदुओं का उतना कब्जा होता नहीं कि वो इस शब्द को, इस जुमले को राष्ट्रव्यापी स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर फैला पाते। क्योंकि ये कम्युनिस्ट एक नेता ने इस शब्द को पहली बार इस्तेमाल किया था, चूंकि ये ईसाई मिशनरी थे जिन्होंने ये लव जिहाद की शिकायत की थी, या रोमियो जिहाद कहा था शुरू में इसको, तो उसकी वजह से जो है ये टर्म और ये शब्द जो है वो बाकी जगहों पर फैला। हिंदुओं का तो इतना दम ही नहीं है, नैरेटिव पे उनका कोई कब्जा नहीं है, उनके पास ना तो इतने प्रचार तंत्र वगैरह हैं। ये सब कुछ जो था वो चूंकि ईसाइयों ने कहना शुरू किया था, शिकायत करनी शुरू की थी, और केरल के एक कम्युनिस्ट मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने पहली बार
विधानसभा में वहां पे कहा था कि ये लव जिहाद हो रहा है, इसलिए ऐसा हो गया, वरना तो ये तो शब्द ही नहीं था कहीं। तो ये गला काट मूर्खता जो है, ये इसमें सचमुच गला कट रहा है। ये कहावत वाली गला काट मूर्खता नहीं है, ये एक्चुअल वाली गला काट मूर्खता है। 2009 में चर्चा शुरू हुई थी। 2010 में सीएम थे वीएस अच्युतानंदन। उन्होंने पीएफआई, वही कुख्यात पीएफआई जो अपनी सेना बना लेती है केरल में, किसी मंदिर पर दावा कर देती है, यानी, और जिसको बैन भी किया गया। सीपीएम के उसी नेता ने सबसे पहले लव जिहाद शब्द को प्रचलित किया था। और धर्मांतरण के कुछ जो बेहद चर्चित मामले थे, वो हदिया केस था, जिसमें मुस्लिम युवक से लड़की ने शादी की, सुप्रीम कोर्ट ने उस शादी को वैध माना। पिता माता परिवार गुहार लगाता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दुहाई देकर उस लड़की के साथ मान लिया। सोना एल्दोस केस है 2025 का, जिसमें क्रिश्चियन लड़की ने आत्महत्या की, रमीज से शादी की थी मुसलमान लड़के से, और प्रेमी पर धर्मांतरण का दबाव और यौन शोषण का आरोप लगाया गया था। हदिया को कोर्ट ने तथाकथित तौर पर रिहा किया था। आज उसका क्या होगा, क्योंकि हदिया केस के डिटेल्स अगर दर्शकों आप केवल गूगल करेंगे और देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इस देश में ये सब भी होता रहा है, और ये सब करने वाला सुप्रीम कोर्ट है। उसी तरह अब आते हैं बिहार, जहां एनडी ब्रो के प्यारे नेता तेजस्वी यादव ने सभा से ऐलान कर दिया कि मूर्ख मंत्री बनेंगे तो वक्फ कानून को रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे। क्यों भाई, आपके नेताजी ये सब क्या बकवास कर रहे हैं एनडी ब्रो? और क्या वो मियां भाई लोगों को इतना जाहिल समझते हैं, इतना अनपढ़, इतना मूर्ख समझते हैं कि वो इस तरह का आए बाएं साए बोल रहे हैं? क्योंकि हर एक को पता है कि केंद्र द्वारा पारित कानून है, इसको आप रद्दी की टोकरी में फेंक नहीं सकते हैं। तो आपके नेता का क्या है? एक तो डिप्टी सीएम 2% वाले को बना दिया, 20% वाले यहाँ केवल इनकी दरी साफ करेंगे। जो एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें ये दोनों बैठे हुए हैं और एक अब्दुल दरी बिछा रहा है। शौर्य मूवी का डायलॉग याद दिला दिया आपने तो। कौम, कौम समझते हो मियां, खून में घुली हुई है इनके। तो वो जो घुली हुई है ना, वो इतनी जोर की घुली हुई है कि जैसे ही तेजस्वी यादव कहेंगे वो मान लेगी, कौम मान लेगी। आप यकीन मानिए कि इससे बड़े बड़े बहुत सारे अंधविश्वास माने जाते हैं। अंधविश्वासों की गिनती इतनी ज्यादा है समुदाय विशेष में कि आप हिसाब लगाते लगाते पागल हो जाएंगे। ये बिल्ली के रास्ता काटने का अंधविश्वास किसका होता है? हिंदुओं का होता है क्या? नहीं होता। सॉरी। तेरह तेरह अभी अब तो बहुत सारी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं, गुड़गांव में, नोएडा में, यहाँ वहां हर जगह। उनमें 13 मंजिल क्यों नहीं होती? 13th फ्लोर पे कौन रहता है? किसी का ऑफिस हो 13th फ्लोर पे बता दे। ये 13th फ्लोर कहाँ गायब हो जाता है? सीधे 12वीं के बाद 14वीं मंजिल कैसे हो जाती है? तो ये जो अंधविश्वास था, ये फ्राइडे द 13th किसका अंधविश्वास होता है? तो ये जो समुदायों के अंधविश्वास होते हैं, इनके बारे में चूंकि लोगों को पता नहीं होता कि किसके हैं, इसलिए ये पर्दा पड़ा रह जाता है। वरना ये पोल खुलेगी तो वो कहानी एक अलग, बिल्कुल कह लीजिए कि एक अलग वीडियो का विषय हो सकता है कि कौन से अंधविश्वास किसके हैं। तो उस मुद्दे को अभी हम लोग जाने देते हैं। अभी हम लोग रहते हैं तेजस्वी वाले मुद्दे पर। तो तेजस्वी वाले मुद्दे में सीन फिलहाल यही है कि वो मान लेगी। और इनसे पहले देखिए ये शुरू कैसे हुआ, तो परबत्ता में जो एक मंच पर एक मोहम्मद कारी नाम था शायद, वो खड़े होकर, कारी शोएब, खगड़िया हाँ, में कारी शोएब ने ये कहा जी। खगड़िया में है, हाँ, परबत्ता में, खगड़िया परबत्ता क्षेत्र में, और कारी शोएब एमएलसी है आरजेडी का जी। तो जब ये कारी ने कहा तो उस समय देखिए कि वहां कौन सी जगह थी, मंच कौन सा था। तो यहाँ जो मंच था वो सीट परबत्ता की मानी जाती है, बुमियार बहुल।
और वहां पर से जो नेता रहे हैं, मतलब पहले उनसे पहले उनके पिताजी नेता रहे थे, अब सुपुत्र जो है वो नेता हैं। वहां पर 4 बार से वो विधायक रह चुके हैं पहले, अभी हाल तक, अभी तक जदयू में थे, अभी अभी रिजाइन करके, और जो है अब वो अगली बार जो है वो आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो ये जो भूमिहार वोटर को अपनी तरफ करने का प्रयास था यहाँ पर, उसी मंच से जब कोई कह देता है कि वक्फ बिल जो है उसे फाड़ कर फेंक दिया जाएगा, तो भूमिहार समुदाय जो बहुत बड़ी संख्या में भूमि पर आश्रित समुदाय है, उसके कान तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो अपने वोट बैंक में यहाँ पर तेजस्वी ने खुद ही जो है वो सेंध मार ली है। कई जो भूमिहार कैंडिडेट्स को उन्होंने टिकट दिया भी है, उसका असर जो है वो डाइल्यूट होगा। तो ये पैर लेकिन पर वो कुल्हाड़ी। तो कह रहे हैं कि उन्होंने सर्व समाज के लिए अपनी रणनीति बदल दी है, A to Z जा रहे हैं इसीलिए। और इस बार खास तौर से उन्होंने भूमिहारों पर बहुत लंबा चारा फेंका है। हालांकि मुझे, आपको पता है और दर्शकों आपको भी पता है कि मुझे इस तरह की घटिया घिनौनी जात पात की बात करने में बड़ा, मतलब सीरियसली बता रहा हूं, मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे सैकड़ों जोंकें मेरे शरीर पर चल रही हैं। लेकिन अगर मैं ये बातें नहीं करूंगा तो आप कहेंगे कि मुझे ये बातें आती ही नहीं। तो खैर, और एंडी ब्रो तो हमारे नृशास्त्र विशेषज्ञ हैं, ये तो एंथ्रोपोलॉजी के ही मास्टर हैं साहब, जात पात में। रवीश कुमार इनके प्रिय मित्र हैं। हाँ, तो चलिए साहब बताइए। तो ये तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भूमिहार इस बार आरजेडी में आ जाएंगे। भूमिहारों के साथ देखिए क्या क्या हुआ है कि अब जैसे मुन्ना शुक्ला की सुपुत्री को जो टिकट देने का जो मामला हुआ, उसमें जब वो रोने धोने लगी, उसके बाद जाकर के टिकट दिया गया, काफी नाटकीयता वहां पे भी दिखाई दी। और भी सूरजभान सिंह की पत्नी हो गई, और भी मतलब इस तरह के, मतलब ये सारी भूमिहार लॉबी के ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जिनकी छवि बाहुबली की या फिर ऐसी रही है, जबकि इसी एक समुदाय और में। सवाल, एक और सवाल इसी में, मतलब जी। आरजेडी की नजर में भूमिहार वर्ग केवल माफिया है, क्योंकि उसने जिन लोगों को, आपने दो नाम लिए हैं, दोनों माफिया हैं, दोनों गुंडे हैं, दोनों अपराधी हैं। तो क्या भूमिहार जाति देखिए पर ये इससे, अपराधियों का कॉम लगाना चाहती है, स्टैंप लगाना चाहती है आरजेडी, जिससे ये हो जाए कि भाई ये भी हमारी ही तरह है? ऐसा कुछ सीन है? देखिए ये प्रयास तो आरजेडी का काफी लंबे समय तक रहा। एक जैसे सारिका पासवान या सरिता पासवान कुछ नाम था, वो आ गई थी एक बार बयानबाजी करने, वो ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में बयान दे रही थी, और वो राजद से जुड़ी हुई नेत्री थी। सभी लोग जानते हैं कि वो कौन से पार्टी की नेत्री थी। तो उसके विरुद्ध में ये भी हुआ था कि भूमिहार समाज के कई युवक जो थे वो राजद कार्यालय के बाहर जाकर के ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद वगैरह के नारे लगा आए थे। तो इस तरह की घटनाएं जब हो रही थी, उसके बाद फिर ये पेसिफाई करने के लिए कुछ टिकट वगैरह दे करके और ये सब करके भूमिहार वोटर्स को फिर से अपने पक्ष में लेने की कोशिश जरूर राजद ने की है, लेकिन ये कोशिश ज्यादा कामयाब होती हुई दिख नहीं रही है। क्योंकि समुदाय का जो युवा वर्ग है उसमें से कई ऐसे हैं जो कि अब हाथ हटाना चाहते हैं कि भैया ये गुंडों का साथ जो है वो हमारी छवि गुंडों वाली मत बनाओ। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि किन लोगों के साथ रहने पे छवि कैसी बनती है, तो वो लोग भी दूरी बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ एक बात, 40% युवाओं का होता है, उसका नुकसान होता हुआ इसको आरजेडी को हमेशा ये हर जगह हो रहा है। चलिए एक चीज और समझते हैं दर्शकों। 6 नवंबर को पहले दौर का मतदान होना है, और आज हो गई 28 तारीख। मतलब कुल मिला के अब 6-7 दिनों का मामला है, एक सप्ताह का मामला है। राहुल विंची गायब है, उसने काम लगा दिया है तेजस्वी का, और उसके बाद वो गायब है। अब नया सिगुफा दिया गया है कि छठ के बाद एक विशाल रैली करेंगे दरभंगा और मुजफ्फरपुर में, राहुल विंची और नौवीं फेल। आपको नहीं लगता कि एक तो इतने कम दिन मिले, उसके बाद अगर आप मुसलमान वोट को लुभाना ही चाहते हैं, बाद में जो अल्लाह ने डैमेज कंट्रोल किया कि 4 हम दे सकते हैं डिप्टी सीएम, यानी इनके गवर्नेंस की क्या परिकल्पना है, आप समझ रहे हैं? 4-4 डिप्टी सीएम।
और जो डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, केवल इसलिए कि लूट खसोट बराबर बराबर हो सके और लुटेरों में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए साहनी को अभी से कुछ दिन, परसों चौथे रोज पूरी की पूरी मंत्रिमंडल ही लगभग साफ हो गई तस्वीर की भाई अब तो यही है। तो लगे हाथों उसामा स्वहाब को गृह मंत्री घोषित कर दें तेजस्वी। वैसे भी वक्फ को फाड़ के फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। अब अंतिम सवाल, क्या मियां बिरादरी, मियां भाई लोग, बहन जी लोग इन सब तेजस्वी के कारनामों से खुश होंगे और उनके पास जाएंगे, या कांग्रेस ने जिस बिना पर 60 से ज्यादा सीटों पर अपनी उम्मीदवारी थोप दी है, क्या सचमुच कांग्रेस के पास मियां भाई वापस जा रहा है? कैसे देखा जाए इस चीज को? क्योंकि तेजस्वी का आक्रामक होना तो बताता है कि आरजेडी अपने मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखना चाहती है। जी। मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखना चाह रही है वो, लेकिन मुस्लिम वोट को इंटैक्ट रखने के चक्कर में दो समुदायों को दिक्कत हो रही है। देखिए, कृषि वगैरह से जुड़े हुए दो समुदाय जो हैं उनको बहुत दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि मुस्लिम समुदाय में बहुत ज्यादा प्रशिक्षित ग्रुप्स खेती के पेशे में आ रहे हैं, और इनके आने से हो क्या रहा है कि वो थोड़े ही समय में काफी जमीनें जो है वो 100-100 बीघा जमीन लीज पे उठा करके, लीज नहीं, बटैया खेती जिसको कहते हैं, या किराए पे जमीनें होती हैं, किराए पे वो जमीनें उठा उठा करके वो 100-100 बीघा पे खेती कर रहे होते हैं, और इनका जो खेती का पेशा था, इनका जो दबदबा था बड़े किसान होने का, वो गायब होता जा रहा है। तो ये जो यादव समुदाय है, कहीं पर कुछ जगहों पर कुर्मी समुदाय जहां पर प्रबल है, वो कुछ जगहों पर इक्का दुक्का जगहों पर भूमिहार समुदाय भी प्रबल है। ज्यादातर जगहों पर अब भूमिहार जो है वो उतने बड़े जमींदार नहीं रहे हैं। तो उनको, इन दो तीन समुदायों को लगातार दिक्कत हो रही है, और इस दिक्कत को कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। और ये किसानों की दिक्कत है, कृषकों की समस्या है। लगातार ऐसे मुद्दों पर, एक राजद के दौर में आप देखेंगे कि किसानों की समस्या पर लगातार बात करने वाले एक नेता हुआ करते थे, सिंह साहब, जो बक्सर से पहले विधायक थे और फिर मंत्री बने, और फिर जो है सुधाकर सिंह जो थे उन्होंने अपना जो है मंत्रालय छोड़ दिया क्योंकि वो काम चला ही नहीं पा रहे थे, आरजेडी की सरकार जिस समय थी। तो उन्होंने मंत्रालय से ही रिजाइन कर दिया था कि भैया जब किसानों का कुछ भला हम कर ही नहीं पा रहे हैं तो मंत्री होने का क्या फायदा, या रखो अपनी लपटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। ये कहते हुए वो राजद के अपने मंत्री पद से रिजाइन करके बैठ गए थे। फिलहाल सांसद हैं, आरजेडी में ही हैं अभी भी। किसानों के बारे में बात करेंगे आप उनसे तो आपको ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का पता चलेगा जिसके बारे में जो है वो कास्ट और रिलीजन की वजह से आरजेडी कुछ नहीं बोल रही, और भाजपा के नेता लोग जो है वो बोल रहे हैं कि हम इस समस्या से निपटेंगे, हम इस समस्या से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। तो ये किसान समुदाय में सुधाकर इस सिंह वास्ते, उसी जगदानंद सिंह के बेटे हैं ना, जी 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 जी, जिसको बिल्कुल तेज बिल्कुल बिल्कुल प्रताप ने वही। गरियाया था, जिसको तेज प्रताप ने गरियाया था हाँ, ये वही हैं और बता जिनको, दिया था शायद। जो 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 रिजाइन कर गए थे कृषि मंत्री के तौर पर, और लालू यादव ने इनका जो रेजिग्नेशन लेटर था वो फाड़ के फेंक दिया था। कहा था कि ठीक है, कहा था रिजाइन कर देंगे अगली बार तटबंध टूटा था तो, कहा था। अब टूट गया तटबंध तो टूट गया तटबंध है। सिंचाई मंत्री तो क्या हुआ, इसका मतलब रिजाइन कर देंगे क्या? फाड़ो इसका रेजिग्नेशन, फेंको डिब्बा। और फाड़ करके रेजिग्नेशन इनका फेंक दिया था। तो बाढ़ की कभी चर्चा करेंगे तो इनका नाम भी आएगा। तो उनके सुपुत्र हैं ये। और किस्मत से, जो हम हमेशा कहते हैं कि पता नहीं कैसे, मतलब जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का किस्सा हम कह रहे होते हैं, तो कभी कभी होता है ऐसा। तो ठीक है, मान लेना चाहिए कि दुर्घटना हो गई होगी। एक चीज और समझने की है दर्शकों, क्योंकि मैं और एंडी भाई हमेशा कोशिश करते हैं कि बहुत सहज और अनौपचारिक माहौल में बातचीत हो, जिसमें कुछ काम की बातें निकल आए, जो आप लोगों को ये तरीका पसंद भी आ रहा है। हमने बात केरल से शुरू की थी, बिहार पर पहुंचे इसलिए क्योंकि जड़ में है वही वायरस जिसका समूल खात्मा करने की हम लोग बात कर रहे हैं। लक्षणों पर बात हो रही है, बीमारी पर कोई बात नहीं हो रही। बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं। पूरा मिथिलांचल रोहिंग्या बांग्लादेशियों से भर गया है, और तब ये वक्फ कानून को फेंकने की बात करते हैं। कल को ये कहेंगे कि किसी के कागज नहीं जांचने होने चाहिए,
लेकिन देश एक भीषण संकट की ओर बढ़ तो रहा है। आप देखिए 12 राज्यों में एसआईआर होगा, ये सभी तटवर्ती राज्य हैं, सीमावर्ती राज्य हैं, जिनकी सीमाएं कहीं ना कहीं विदेश से, देश से लगती हैं और संवेदनशील सीमाएं हैं। यानी कि वहां कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहता है। संवेदनशीलता का मतलब ये है। बंगाल की जिहादन मुख्यमंत्री ने तो खुलेआम धमकी दे दी है, रॉक तो हो बे, चल बेला ऐसा। हालांकि आज बड़े मौके से मैंने देखा कि जॉय छठी मैया भी कर रही थी, काका छीछी। लव जिहाद हो या लैंड जिहाद, सबका मतलब एक ही है। और इस पूरे प्रकरण में एक बात जो समझने की है कि हिंदुओं ने ईसाइयों पर जो ध्यान नहीं दिया और उनको लगा कि अंग्रेज चले गए और मिशनरियों ने अपना तामझाम समेट लिया, ये शायद हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी। क्योंकि मिशनरी लगे रहे। और आज जब आप पूरे मिथिलांचल में पहुंचेंगे, पूरे केरल में पहुंचेंगे, पूरे बिहार में पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस सफाई से आपके समाज के एक पूरे वर्ग को बरगला कर, फुसला कर आपसे दूर कर दिया गया है। क्योंकि उनकी जाति वहां भी नहीं बदली है। कोई पीटर टोडो किसी जॉन मकलैन के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता है, उसके यहाँ शादी नहीं होगी। कोई अब्दुल पंचर वाला शेख अब्दुल रहमान रहीम के यहाँ अपनी शादी की बात नहीं सोच सकता है। शादी छोड़िए महाराज, ये तो जीवन है और इस्लाम तो जीवन को संजोता ही नहीं है। जीवन का तो मतलब ही नहीं है इस्लाम के लिए, वो तो जीवन विरोधी विचार है। एक ऐसा राजनीतिक विचार है जिसके मूल में जीवन के हर एक शुभ और सुंदर चीज का निषेध है। संगीत नहीं बजेगा, पेंटिंग नहीं होगी, अच्छी कविताएं नहीं रची जाएंगी। आप सोचिए, एक इतना बड़ा तबका राजनीतिक विचारधारा से लैस, जो कहता है एक हाथ में खंजर लेके चलो, एक हाथ में हमारी किताब लेकर चलो, ये विचारधारा जो पूरी दुनिया को काले रंग में रंग देना चाहती है, ये विचारधारा पूरे देशों में बवाल किए हुई है। और ये विचारधारा विक्टिम कार्ड सबसे ज्यादा खेलती है कि हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ फलाना हो गया, ढिमाका हो गया। ये विचारणीय है कि एक तरफ आप इनका खुला हुआ आक्रमण देख रहे हैं और दूसरी तरफ ईसाइयों का। इसीलिए आज ये बात की, क्योंकि केरल से जो शुरू हुआ है वो आपके यहाँ पहुंचने में देर नहीं लगेगी, पहुंच चुका है। जो जिहाद के नाम पर हो रहा है वो सेवा के नाम पर हो रहा है। और आप देखिए केरल में ईसाइयों ने इनसे पंगा ले लिया, भले ही वो भी धर्मांतरित ही हैं, क्योंकि भारत में ईसाई और मुसलमान कहां से, सब के सब 8वें 9वें दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू हैं। कोई लोभ से, कोई मोह से, कोई भय से, कोई डर से। लेकिन इस अद्भुत जीवन विरोधी विचार को अगर हम नहीं समझेंगे तो फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे। ये विचार जीवन विरोधी है। जीवन के हर एक पल से, हर एक दस्तक से इसका निषेध है। यह कहता है कि रंगों में मत डूबो, होली बेकार है। ये कहता है कि काले रंग को छोड़ के कुछ मत करो। ये कहता है कि दिन भर उपवास रहो, रात में युद्ध करो, खाना पीना खा के। ये कहता है कि इस जीवन में जो भी शुभ, सुंदर, पवित्र है, उस सब को भूल जाओ, क्योंकि एक बाहरी जीवन है, एक ऊपरी जीवन है जिसमें 32 फीट की हूरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। साहब, यहाँ पर तुमको 3 फीट की महिला नहीं संभलती है, वहां 32 फीट कहां से संभालोगे? ये बातें बहुत सारी हैं, लेयर दर लेयर हैं। समझिएगा, सोचिएगा, विचार कीजिएगा। एंडी ब्रो, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। देखिए, एक एक करके वो सारी चीजें जो पहले कभी दूर दिखाई देती थी वो सबकी सब बिहार आ चुकी हैं। तो इन समस्याओं से अगर लोग सोचना नहीं शुरू करेंगे, समाज के स्तर पर एक साथ सोचना नहीं शुरू करेंगे, तो कल जब सामना होगा तो दिक्कत तो होगी। कई जगह है बिहार में जहां पर चुनाव के बाद, खास तौर पर जो मुखिया सरपंच वगैरह के चुनाव हैं, उनके बाद लोगों को समझ में आया था
कि डेमोग्राफी बदल चुकी है या क्या स्थिति आ चुकी है, तो वोटिंग उसके हिसाब से भी करनी पड़ेगी। दिल्ली में एक शाहबाद नाम की जगह थी, इस बार शाहबाद में किस तरह से हिंदुओं ने वोटिंग की थी उसको देखिए, सीखिए, समझिए, हो सके तो अपने इलाके में भी उसे लागू करवाइए जहां जरूरत हो। बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए और अब ये बात इतने पर याद आज्ञा रखिए, दीजिए। और ये बात याद रखिए हमेशा ही कि जिस विचारधारा से आपकी टक्कर है, आप 1200 वर्षों की गुलामी के बाद उस विचारधारा को समझने तक के लायक नहीं रह गए हैं, आपको उससे मुकाबला करना है। तो जो लोग उस मुकाबले में आपका साथ दे रहे हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए और यह समझिए कि आपके ऊपर विपत्तियों के कितने बड़े बादल मंडरा रहे हैं। सोच समझकर वोट कीजिए, वोट जरूर कीजिए, क्योंकि फिलहाल तो जो मॉडल हमने चुना है वो यही। तो छुट्टी मत मनाइएगा, 6 तारीख को वोट दीजिए, जरूर दीजिए और एक सकारात्मक दिमाग के साथ वोट दीजिए। अभी तक हमने जितनी भी सीरीज में बातें की हैं, बिहार की टटका खबर, हमारी कोशिश है कि हम उनको एक प्लेलिस्ट में डाल दें। नहीं भी डाल पाए तो आप बिहार की टटका खबर जितनी बार देखेंगे, सुनेंगे, हर एक में एक अलग फ्लेवर आपको मिलेगा। लेकिन अंततः वही, वोट करने जरूर जाइए, छुट्टी उस दिन मत मनाइए और सकारात्मक वोटिंग करें। इन्हीं सब बातों के साथ फिलहाल विराम। आप आलोकवाणी को जितना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज देते रहिए, बड़ा अच्छा लग रहा है भीग कर। यही गति बरकरार रखिए, इससे ज्यादा बरकरार रखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले सूचना मिले। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।